नमस्कार। आज क्लास 9th के केमिस्ट्री के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के 5वें भाग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे उसके आगे बातों को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष बात जो सिलेबस से हटकर आपसे करनी है कि आज टेक्नोलॉजी का समय है और हम लोग उसी टेक्नोलॉजी के सहारे एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। तो ये YouTube के माध्यम से जो आपकी क्लासेज चल रही है, तो यहाँ जो भी क्लासेज आप देख पाते हैं अपने स्क्रीन पर, चाहे आप वो कंप्यूटर पर देख रहे होंगे, लैपटॉप पर देख रहे होंगे या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, तो हमारे पास सारे डाटा आ जाते हैं। तो जैसा कि मुझे लगता है कि आप लोग वीडियोज को पूरा नहीं देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, 2 मिनट 1 मिनट देखते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। तो मैं आपके जानकारी के लिए ये चीज़ बता दूं कि जो इस माध्यम से हम आपके सामने उपस्थित होते हैं, इसका कहीं से कुछ उद्देश्य नहीं है प्रचार प्रसार करना या फिर पैसा कमाना यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि इस विपदा के घड़ी में हम लोग आपस में जुड़ करके समय का थोड़ा सा सदुपयोग करें, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाने का यही एकमात्र और सर्वोपरि लक्ष्य है हमारा। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया जब भी आपको समय मिले, ऐसा नहीं कि सुबह उठकर ही पढ़ना है या 9 बजे ही पढ़ना है, 10 बजे ही पढ़ना है। आप जब निश्चिंत हो जाएं सारे घर के कार्यों से या पर्सनल कामों से, उसके बाद जब आप शांति का समय आपके पास रहे, तो आप आधा 1 घंटा बैठ करके वीडियोज को जब भी देखें तो शुरू से अंत तक देखें, तो ही आपको बेनिफिट होगा। और हो सकता है कुछ कारणों से किसी आदमी का बीच में एक आध वीडियो किसी कारण से छूट भी जाता है, तो आप अगले दिन का वीडियो नहीं देखें। जहां से आपको छूटा हुआ पार्ट है, जहां से नहीं समझ पा रहे हैं, उसको सिस्टमेटिक पढ़िए, क्रमबद्ध रूप से पढ़िए, तभी आपको फायदा हो पाएगा। ये कोई वो समोसा और रसगुल्ला बनाने वाला वीडियोज नहीं है, जादू वाला वीडियोज नहीं है जिसको आप थोड़ा सा भी देख के आनंद प्राप्त कर लीजिए और छोड़ दीजिए। तो आनंद जो प्राप्त होगा वो तो बाद की बात है, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना। और इसके लिए आपको, हम सभी जानते भी हैं कि सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। तो जब तक आप सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेंगे तो साइंस का मकसद पूरा नहीं होगा, विज्ञान का मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब जब भी आपके पास फुर्सत का समय हो तभी वीडियो को खोलें और शुरू से अंत तक देखें, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो फिर वैसे दिन कट जाएगा, समय कट जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए अब जब भी वीडियो को देखिएगा तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए आज हम लोग काम आरंभ करते हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था तापमान के बारे में और दाब के बारे में, कि पदार्थों की जो भौतिक अवस्थाएं होती है उसको तापमान और दाब दो कारक हैं, दो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। और जैसा कि हम लोग दोनों के बारे में विस्तार से पढ़े भी थे। फिर पिछले क्लास में हम लोग तापमान के मात्रक को देखे थे, केल्विन और डिग्री सेल्सियस की चर्चा हुई थी। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पदार्थ के अवस्थाओं को बदलने में दाब का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, प्रेशर का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए आज हम लोग दाब के मात्रक की बात करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दाब का मात्रक। तो हम लोग दाब के मात्रक की शुरुआत करते हैं। दाब का एसआई मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जिसे पास्कल होता है, जिसे पीए से सूचित किया जाता है। जिसे पीए से सूचित किया जाता है। तो हम लोग ये बात करेंगे
कि दाब का एसआई मात्रक, आपने इस चैप्टर के शुरुआती दौर में जहां यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, मात्रक और विमाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां आपने पढ़ा था कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, फेमस साइंटिस्ट थे, ब्लेज पास्कल। उस ब्लेज पास्कल के नाम पर ये पास्कल मात्रक रखा गया। और हम लोग यह भी जानते हैं कि पास्कल को पीए से सूचित किया जाता है, कैपिटल पे पी और स्मॉल ए, तो पास्कल को पीए से सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ जो केमिस्ट्री में हम लोगों ने जो दाब पढ़ा, यहाँ पर खास करके हमारे पर्यावरण में जो गैसों का दाब मापा जाता है, उसके लिए एक अलग मात्रक का प्रयोग होता है, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो हम लोग यहां देखेंगे गैसीय दाब को मापने के लिए, गैसीय दाब को मापने के लिए एक अन्य मात्रक का उपयोग होता है। जिसे एटमॉस्फियर कहते हैं। इस मात्रक का यह मतलब हो गया एटमॉस्फेयर को, इस मात्रक को एटीएम, स्मॉल ए, स्मॉल टी और स्मॉल एम, इस मात्रक को एटीएम से सूचित किया जाता है। एटीएम से सूचित किया जाता है, इस मात्रक को एटीएम से सूचित किया जाता है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि पहले ही चर्चा हो गई कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, पास्कल को पीए से सूचित करते हैं। लेकिन जो गैसीय दाब हम लोग मापते हैं, हमारे वायुमंडल में जो दाब है गैसों का, उसको मापने के लिए एक बड़ा ही प्रचलित मात्रक है एटमॉस्फेयर, और उस एटमॉस्फेयर को हम लोग एटीएम से सूचित करते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, ये जो प्रचलित मात्रक एटमॉस्फेयर है और जो हमारा एसआई मात्रक पास्कल है, उसमें कोई न कोई रिलेशन होगा, कोई न कोई संबंध होगा। तो आप याद रखिए कि जो एक पास्कल होता है उसका मान आखिर एटमॉस्फेयर में कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, तो इसको देखेंगे। 1 एटीएम, अर्थात 1 एटीएम का मतलब हो गया कि एक एटमॉस्फेयर जो दाब होगा उसका मान पास्कल में कैसे ज्ञात करेंगे। तो 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इसको ध्यान से समझना है कि एक एटीएम जो दाब है, एटमॉस्फेयर जो दाब है, इसका मान पास्कल में जो दाब का एसआई मात्रक है, तो उसमें इसका मान हो जाता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अब इस चीज को और थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम लोग कि जो हमारा दाब का मात्रक हो गया एटमॉस्फेयर, तो जो हवा का जो दाब होता है, सामान्यतया
हवा वायुमंडल में चूंकि जहां भी हम लोग खड़े हैं, याद कीजिए चैप्टर का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ, और आप सोचिए एकदम सुनसान वीरान जगह पर जाके खड़े हो जाते हैं जहां दूर दूर तक बहुत सारी वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। तो जहां भी हम लोग मौजूद रहेंगे, कुछ नहीं होगी तो वहां हवा तो होगी अवश्य हमारे आस पड़ोस में। तो इसलिए हवा भी हमारे आसपास के पदार्थों में हवा एक सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। हो सकता है अभी आप जहां खड़े होंगे, जहां बैठे होंगे, वहां नदियां नहीं होगी, वहां पानी नहीं होंगे, वहां जंगल नहीं होंगे, ये अलग बात है, लेकिन आप जहां हैं वहां हवा तो अवश्य होगी। इसलिए हवा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है जो हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा उपस्थित रहता है। तो उस हवा का दाब मापने के लिए जो एटमॉस्फेयर का उपयोग करते हैं मात्रक का, तो जो हवा का दाब होता है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और समुद्र तल पर, जो समुद्र तल है, समुद्र का जो सी लेवल है, वहां पर जितना हवा का दाब होता है उसको हम लोग समुद्र तल पर उपस्थित जो हवा का दाब है उसका मान जब निकाला गया तो उसका मान 1 वायुमंडलीय होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। और उसी 1 एटमॉस्फेयर को हम लोग सामान्य दाब या नॉर्मल प्रेशर के नाम से जानते हैं। इन बातों को थोड़ा सा लिख करके क्लियर करेंगे हम लोग। वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित वायु के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब कहते हैं समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान वायुमंडलीय दाब का मान 1 atm 1 atm के बराबर होता है। 1 atm के बराबर होता है। इस दाब को सामान्य दाब नॉर्मल प्रेशर सामान्य दाब नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। इस दाब को सामान्य दाब नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। इस चीज को समझेंगे हम लोग कि हमारा अभी चर्चा हो रही थी, जहां भी हम लोग मौजूद रहते हैं वहां चारों ओर से वायु हमें घेरे हुई है, हवा हमें घेरी हुई है, और हवा का जो दाब है उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। और इस वायुमंडलीय दाब का जो एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, वह स्टैंडर्ड मान होता है समुद्र के सतह पर जो हवा का दाब होगा उसको हम लोग उसको कहते हैं स्टैंडर्ड सामान्य दाब, और उसका मान जो होता है वह 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। और ऊपर आप देख पा रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर दाब का मान जो है पास्कल में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ये था हम लोगों का दाब का मात्रक। अब इससे पहले चूंकि हम लोग ताप के मात्रक पर चर्चा किए थे,
और अब दाब के मात्रक पर भी चर्चा हो गई। ये दाब का मुख्य रूप से दो मात्रक, एसआई मात्रक पास्कल हो गया, और जो एक प्रचलित मात्रक है दाब का वह एटमॉस्फेयर है, जिसे एटमॉस्फेयर को एटीएम से सूचित किए और पास्कल को पीए से सूचित किए। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये जो पदार्थों की अवस्था बदलती है इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दावली है, जिसको हम लोग यहाँ क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने निचली कक्षाओं में सुना होगा कि, और हम लोग चर्चा भी कर रहे थे पिछले क्लास में, कि कैसे पदार्थ ठोस द्रव्य में बदल जाता है, द्रव से गैस में, गैस से फिर द्रव में, द्रव से फिर ठोस में। ये जो पदार्थ की अवस्थाएं बदलती है इस क्रम में कई परिभाषिक शब्दावलियों का उपयोग करते हैं, और जो जो शब्दावली का उपयोग होता है अब हम लोग पहले उसी की चर्चा करेंगे, और कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्दावली है उसके बारे में यहाँ चर्चा करना है हम लोगों को। और वो शब्दावली क्या है कि जैसे कि आप सुने होंगे द्रवन, गलन या संगलन, एक शब्द है, इसको थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। द्रवन या गलन या संगलन। अंग्रेजी में फ्यूजन। द्रवन, गलन या संगलन एक ही बात है, तीनों का हिंदी में एक ही नाम है, अंग्रेजी में इसको फ्यूजन कहते हैं। और चूंकि हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं कि पदार्थ की अवस्था को बदली जा सकती है, तापमान और दाब दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ की अवस्था को बदलता है। अब देखिए इसमें से द्रवन शब्द द्रव से बना है, तो अगर अवस्था बदलेगी और द्रव के रूप में कोई पदार्थ आएगा तो अवस्था बदल करके जब द्रव के रूप में आएगा तो सोच सकते हैं कि ठोस पदार्थों के जब ताप को हम लोग बढ़ाते हैं तो वह ठोस पदार्थ बदल करके किस अवस्था में आ जाता है, द्रव की अवस्था में आ जाता है। वैसे भी एक शब्द है गलन, गलन का मतलब हो गया गलना, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा पदार्थ गलेगा, कौन सा पदार्थ गल सकता है। तो गलने का काम जब भी होगा तो ठोस गलेगा, कभी भी गैसीय पदार्थ नहीं गल सकता है, गैसीय पदार्थ नहीं गल सकता है, केवल ठोस पदार्थ गल सकता है। तो ठोस पदार्थ को गलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को तापमान देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो सोचिए हम लोग किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, कल्पना कीजिए कि आपके पास मोम है, आपके पास बर्फ है, उस बर्फ को अगर हम लोग या मोम को ऐसे रखे रहेंगे तो वह कभी नहीं गलेगा, लेकिन जब उस मोम को किसी बर्तन में लेकर गर्म करना शुरू करेंगे तो एक ऐसा तापमान प्राप्त होगा, एक ऐसा तापमान आएगा जहां से वह मोम पिघलना शुरू कर देगा, गलना शुरू कर देगा, और गल करके वह किस अवस्था में आएगा मोम, तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगेगा। तो कहने का मतलब वैसी प्रक्रिया या वैसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में बदलने लगता है, इसलिए नाम ही रखा गया द्रवन। तो जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलने लगता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं द्रवन या गलन या संगलन। तो हम लोग कह सकते हैं किसी ठोस पदार्थ का, किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में बदलने, द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को द्रवन या गलन या संगलन कहते हैं।
संगलन कहते हैं। तो सीधी सी बात है, कोई भी ठोस पदार्थ है, अगर वह ठोस पदार्थ द्रव के रूप में बदलने लगे, चूंकि आपने पीछे पढ़ चुका है कि पदार्थों की अवस्था को बदलना संभव है, पॉसिबल है, पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकती है। अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलने लगे तो इसी को द्रवन या गलन या संगलन कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं। और आगे हम कुछ और शब्दावलियों को विस्तार से पढ़ेंगे, जैसा कि आपने नाम सुना होगा गलनांक या द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट। तो वो गलनांक या द्रवनांक वो एक तरह का टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर पर ठोस द्रव में बदलना शुरू करेगा वह टेम्परेचर कहलाएगा गलनांक या द्रवनांक। यहां मैं अभी गलनांक पर बात नहीं कर रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट पर बात नहीं कर रहा हूं, अभी बात हो रही है द्रवन या गलन या संगलन। यह एक प्रोसेस है और गलनांक एक प्रकार का टेम्परेचर है। तो प्रोसेस और टेम्परेचर दोनों में फर्क है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यदि कोई ठोस पदार्थ या किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में, किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में, किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को द्रवन या गलन या संगलन कहते हैं। यह हो गया द्रवन। इसके बाद दूसरी बात आती है वाष्पीकरण। अब जो ठोस पदार्थ हमारा द्रव के रूप में बदल गया है, तो उस द्रव पदार्थ को अगर हम और अधिक गर्म करेंगे तो वह द्रव से फिर गैसीय अवस्था में बदलेगा। इसी क्रिया को कहा जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण या इसको वाष्पन भी कहते हैं। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण या इसको हम लोग वाष्पन भी कहते हैं। इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन कहा जाएगा अंग्रेजी में। इवेपोराइजेशन, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वाष्पीकरण मतलब वाष्प में जब बदलने की बात आएगी तो हमेशा कोई द्रव पदार्थ ही वाष्प में बदलेगा, कोई ठोस पदार्थ वाष्प में नहीं बदलेगा। तो द्रव पदार्थ जब वाष्प में बदलने लगता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। कोई भी द्रव पदार्थ जब वाष्प में बदलेगा तो इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण या वाष्पन, इवेपोराइजेशन कहते हैं। तो यहां लिखेंगे किसी द्रव पदार्थ का, किसी द्रव पदार्थ का गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था में बदलने, गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऊपर में द्रवन या गलन या की जो चर्चा की हम लोग, संगलन की, इसको हम लोग ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि आप बर्फ को गर्म करेंगे तो बर्फ गल करके द्रव के रूप में बदलेगा। तो यहां पर जो हमारा ठोस पदार्थ है यही ठोस पदार्थ हो गया बर्फ, और यह ठोस पदार्थ गर्म करने पर या पिघलने पर जब द्रव अवस्था में आएगा तो वह बर्फ पिघल करके पानी में बदल जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को, मतलब ऐसे एकदम सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझें कि बर्फ पिघल करके पानी बन जाता है,
पानी में बदल जाता है बर्फ, यह भी एक प्रकार का द्रवण या गलन या संगलन फ्यूजन की क्रिया है। और फिर जो पानी प्राप्त होता है हम लोगों को, उस पानी को हम लोग क्या करेंगे, और अधिक गर्म करेंगे। जब पानी को और अधिक गर्म करेंगे तो पानी का मतलब हो गया द्रव पदार्थ, लिक्विड, और यह पानी बदलेगा किसमें, गैसीय अवस्था में, अर्थात वाष्प में। जो जलवाष्प लिखे थे हम लोग पिछले क्लास में, उस जलवाष्प में बदल जाएगा। तो इस क्रिया को तब कहेंगे वाष्पीकरण। तो वाष्प में बदलने का मतलब हो गया कि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाने की क्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इवेपोराइजेशन कहा जाता है। अब कुछ और शब्दावली है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी देखिए क्या हुआ कि ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदलने की क्रिया का अध्ययन कर चुके हैं। अब फिर वापस करते हैं इसको, कि गैस को हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब गैस को हम लोग ठंडा करेंगे तो वह फिर द्रव अवस्था में आ जाएगा, या फिर उस द्रव को ठंडा करेंगे तो वह पुनः गैसीय अवस्था में बदलेगा। इसकी चर्चा करते हैं, और कुछ शब्दावली है जिसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहां हम लोग अब बात करेंगे संघनन के बारे में। संघनन, और फिर उसके बाद संघनन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, उसके बाद संघनन। संघनन चलिए अब हम लोग बात करते हैं संघनन के बारे में। तो अभी आप देख रहे थे कि ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया हम लोग देखे, उसको संगलन कहा गया। फिर उस द्रव को गैस में बदलने की क्रिया जो थी वो वाष्पीकरण कहलाई। अब उस गैस को पुनः ठंडा करके हम लोग जब द्रव अवस्था में बदलेंगे तो उसी प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहा जाता है। तो किसी गैसीय पदार्थ को, किसी गैसीय पदार्थ को द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन कहते हैं। तो देखिए अब गैसीय जो पदार्थ होगा, गैस अवस्था वाला जो पदार्थ होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से वापस द्रव में बदल लेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप गैस को ठंडा करते हैं, तो पिछले दिन कमेंट्स करके किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था
कि गैस को कैसे हम लोग द्रव में बदलेंगे। एक साधारण सा उदाहरण है, हमारे रसोई घर में जब प्रेशर कुकर में खाना पकता है, उस प्रेशर कुकर से जो वाष्प निकलता है, जब सीटी देता है वो प्रेशर कुकर तो वाष्प निकलता है, उस वाष्प को आप जमा कीजिए, कोई बर्तन दे दीजिए, थाली, प्लेट, कलछुल, जब ऊपर से आप दे देंगे तो देखेंगे उस थाली के सतह से धीरे धीरे जलवाष्प जो है पानी बन करके बूंद बूंद के रूप में गिरने लगता है। तो वही एक छोटा सा प्रयोग जो हमारे घर में प्रतिदिन होता है, वाष्प को जैसे ही आप ठंडा करेंगे तो वह फिर से द्रव अवस्था में मतलब पानी के रूप में बदलने लगता है। तो यही क्रिया जो प्रेशर कुकर के वाष्प को आप ठंडा करके फिर से पानी बना लेते हैं, वही संघनन का उदाहरण है, कंडेंसेशन का उदाहरण है। और आप याद रखेंगे बरसात के दिनों में जो झमाझम बारिश होती है, वर्षा होती है, वह भी इसी संघनन का परिणाम है कि गर्मियों में जो हमारे धरातल पर पानी है, जल है, वह वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है और फिर जब वो मानसूनी ठंडी हवा उस वाष्प से टकराता है तो वह फिर से वह संघनित होकर के जल बना लेता है और वर्षा के रूप में धरातल पर वही जल गिरता है। तो यह संघनन का उदाहरण हो गया कि किसी गैसीय पदार्थ को द्रव अवस्था में, मतलब गैस को किस अवस्था में बदल देना है, द्रव अवस्था में बदल देना है। ये गैसीय पदार्थ अगर द्रव अवस्था में बदल जाता है, इसी क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। यहां एक और बात आती है कि इस गैस को हम लोग फिर, गैस को तो द्रव में बदल दिए, अब फिर द्रव को ठोस में कैसे बदलेंगे। तो द्रव को जो ठोस में बदलते हैं उस क्रिया को हम लोग जमना कहते हैं, फ्रीजिंग कहा जाता अंग्रेजी में। आइए उस पर भी बात कर लेते हैं, जमना। फ्रीजिंग आपने देखा होगा, जाड़े के मौसम में घर में रखा हुआ नारियल तेल जम जाता है, घर में रखी हुई घी, शुद्ध घी, वो भी जम जाता है। तो ये भी एक तरह का जमना, फ्रीजिंग हो गया। या पानी को आप फ्रिज में देकर के बहुत ठंडा कर दीजिए तो वह पानी फिर से द्रव से ठोस के रूप में आ जाता है। तो कहने का मतलब जब कोई द्रव पदार्थ या द्रव अवस्था वाला कोई पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जमना या फ्रीजिंग कहते हैं। तो देखते हैं, किसी द्रव पदार्थ, किसी द्रव पदार्थ को ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को, बदलने की प्रक्रिया को जमना कहते। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ठोस को द्रव में बदलना, फिर द्रव को गैस में बदलना, गैस को पुनः द्रव में लाना वापस, और द्रव को फिर ठोस में बदलना, इस तरह की जो क्रियाएं होती है ये प्रकृति में अनवरत चलते रहती है। और इस पर अब तो हमारा नियंत्रण भी है कि हमें ठोस को द्रव में बदलना है तो उसको आसानी से बदल सकते हैं, द्रव को गैस में बदल सकते हैं, गैस को पुनः वापस द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को फिर पुनः वापस ठोस में बदल सकते हैं। थोड़ा सा इन सभी बातों को हम लोग ग्राफीय रूप से देखने का प्रयास करेंगे कि आपके पास एक ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ को आपको बदल देना है द्रव में, ठोस को बदल देना है द्रव में। और ठोस को जो आप द्रव में बदलेंगे तो इसी क्रिया को द्रवन या संगलन कहते हैं, या गलना भी हम लोग लिखे थे, फ्यूजन। फिर इस द्रव को बदलना है गैस में। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं और इसको, द्रव को जो गैस में बदले, इस क्रिया को आपने वाष्पीकरण लिखा, वाष्पीकरण
या वाष्पन भी लिखे, इवेपोराइजेशन। पुनः इस गैस को जब हम लोग वापस लाते हैं द्रव में, इसी क्रिया को आपने संघनन लिखा, कंडेंसेशन, संघनन। और फिर जब इस द्रव पदार्थ को आप ठोस में वापस लाए, इसी क्रिया को जमना कहते हैं, फ्रीजिंग। तो जो अभी परिभाषिक शब्दावली हम लोग देखे, उन चीजों को हमने ग्राफ के रूप में, डायग्राम के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है कि कोई भी ठोस पदार्थ है, उस ठोस को जैसे आप गर्म करेंगे तो वह द्रव में बदलेगा, और ठोस जो द्रव में बदलेगा, इस प्रोसेस को, इस क्रिया को द्रवन या संगलन या गलन कहते हैं। फिर इस द्रव पदार्थ को जब आप गर्म करेंगे, आप तीर के चिन्ह को गौर से देखिए कि द्रव जब गैस के रूप में बदलेगा तो इस क्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहेंगे, इवेपोराइजेशन कहा जाता है। पुनः गैस को ठंडा करके जब द्रव की अवस्था में ले जाएंगे तो इस क्रिया को संघनन कहेंगे, कंडेंसेशन कहा जाएगा। और फिर इस द्रव को जब ठंडा करके हम लोग ठोस में बदल देंगे, इस क्रिया को जमना कहा जाएगा, फ्रीजिंग कहा जाएगा। तो इस तरह से आपने आज देखा कि पदार्थों की जो अवस्थाएं बदलती है, इस अवस्था परिवर्तन के दौरान जो कुछ प्रमुख शब्दावलियों का प्रयोग होता है, जो कुछ प्रमुख परिभाषाएं आती है, आज के वीडियो में हम लोग उसी को समझने का प्रयास किए। अब अगले दिन हम लोग बात करेंगे, इससे जुड़ी हुई कुछ और रोचक बातें हैं जिसके बारे में हम लोग अगले दिन बात करेंगे। और मैं पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी वीडियो देखें उसको सिलसिलेवार देखें। पहली बात यह है कि सिलसिलेवार देखें कि अगर आपका मान लीजिए पार्ट 2 छूट गया है तो आप पहले पार्ट 2 को देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए, उसके बाद पार्ट 4, पार्ट 5 क्रमशः इस तरह से देखिए। तो पहला रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी वीडियोज को लगातार सिलसिलेवार सिस्टमेटिक ढंग से देखें। और दूसरी बात कि जब भी आप किसी वीडियो को देखें तो आप इसको क्रमबद्ध रूप से शुरू से अंत तक देखें, मतलब शुरुआत करें तो उसका समाप्ति भी करें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इन बातों का शायद ध्यान रखेंगे, अब आगे से मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं। धन्यवाद।